हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जीएस डेमो का आज क्लास तीसरा है। आज तीसरे क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप सभी के लिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो प्लीज इसे अंत तक देखें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी की क्लास आपको बहुत ही जल्दी हमारे एएस ऑनलाइन क्लासेस पे देखने को मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के सवाल नंबर एक की तरफ। सवाल नंबर एक ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सवाल नंबर एक, राज्यसभा का विघटन कौन करता है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर आना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन डी आना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दो, भारत के राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। आप सभी को बताना है चुनाव प्रणाली कहां से ली गई है। चुनाव प्रणाली की बात करी जा रही है। आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। चुनाव प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चुनाव प्रणाली कहां से ली गई है? आयरलैंड से। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की क्लास के सवाल नंबर तीन की तरफ। सवाल नंबर तीन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मंत्रिमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए 326, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 23 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सभी के सभी आंसर करेंगे। मंत्रिमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आप सभी का आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए, 352। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज की क्लास के सवाल नंबर चार की तरफ। सवाल नंबर चार ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10 अनुसूची और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आप सभी को ये आना चाहिए, इस सवाल का जवाब आप सभी को पता होना चाहिए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए 8 अनुसूचियां, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सवाल नंबर 5, भारत में संसदीय प्रणाली कहां के संविधान से ली गई है? बात करी जा रही है संसदीय प्रणाली की। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी एकदम सही जवाब रहेगा, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सभी का जवाब ऑप्शन बी आना चाहिए, ब्रिटेन। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की क्लास के सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, आयरलैंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आयरलैंड आप सभी का एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? वो कौन सा भाग है? भाग 4, भाग 8, भाग 20, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं।
आप सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कहा जाए कि कितनी बार पेपर में आया है, तो ये सवाल बहुत बार किसी न किसी पेपर में आया है। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में वर्णित है। भाग 20 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। जो अनुच्छेद का, आर्टिकल का जो नंबर है, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे सवाल नंबर 7 के लिए कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, नीति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? नीति आयोग अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि बात करी जा रही है नीति आयोग की, तो नीति आयोग इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, क्योंकि नीति आयोग का संविधान में कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। किसी भी अनुच्छेद के अंदर नीति आयोग का कोई वर्णन नहीं है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। ये सारी बातें आपको एकदम से पता होनी चाहिए। अगर पूछ लिया जाए कि नीति आयोग किसकी जगह पे आया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए नीति आयोग योजना आयोग की जगह पे आया है। अगर बात करी जाए नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के सीईओ इस टाइम पे अमिताभ कांत जी हैं। तो दोस्तों, सवाल नंबर 8 आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कृपया ये सारी जानकारी आप एक बार नोट कर लें या याद रखें। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? बात करी जा रही है अधिकारों का संरक्षक। ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर मूल अधिकारों की बात करी जा रही है, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन करती है? न्यायपालिका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संसद में शामिल हैं। ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भारतीय संसद में शामिल होते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। संसद के दोनों सदनों के बीच में अधिकतम कितना समय अंतराल होता है? अधिकतम कितना समय अंतराल होता है? ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 4 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि संसद के दोनों सदनों के बीच में अधिकतम समय अंतराल 6 मंथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 6 मंथ का, 6 माह का समय अंतराल अधिकतम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12 ये रहा स्क्रीन पे। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कार्यपालिका शक्ति बात करी जा रही है, कार्यपालिका शक्ति, तो ये किस में निहित होती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आप सभी का एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर कहा जाए तो ये एकदम लाजवाब सवाल है। बहुत बार पेपर में आया है कि
संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 ये आपकी स्क्रीन पे। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। न्यूनतम आयु की बात करी गई है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन ए 25 ईयर, ऑप्शन बी 30 ईयर, ऑप्शन सी 35 ईयर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछी जाती है तो वो 35 ईयर होगी, 35 साल होगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। सवाल नंबर 15, भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, भारत की जगह के आएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट करके कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा। मैं देखूंगा कि कितने बच्चे बता पाते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों की बात करी जा रही है। ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 5 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है आप सभी को बताना है, सभी को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, भाग 4 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में किया गया है, आप सभी को पता होना चाहिए। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17 ये आपकी स्क्रीन पे। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है दोस्तों? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी को ये इस सवाल का जवाब आना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों की बात करी जा रही है तो आप सभी का आंसर आना चाहिए। आप सभी का आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सवाल नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप सभी एक बार देखेंगे। लोकसभा या विधानसभा की निर्वाचन में उम्मीदवार अपनी जमानत खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का ऑप्शन ए 1/5 से कम प्राप्त होता है, ऑप्शन बी 1/6 से कम प्राप्त होता है और ऑप्शन डी 1/10 से कम प्राप्त होता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी का आंसर आना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। ऑप्शन बी 1/6 से कम अगर प्राप्त होता है तो वो अपनी जमानत खो देगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मान के चलिए मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको कि अगर लोकसभा या विधानसभा में कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो अगर टोटल वोट 600 डले हैं तो उसके लिए 600 का 1/6 मतलब 100 वोट उसको मिलना चाहिए। अगर 100 वोट से वो कम लेके आता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, वो अपनी जमानत खो देगा। ऑप्शन बी सवाल नंबर 18 के लिए एकदम सही जवाब रहेगा। 1/6 से कम प्राप्त होता है तो वह अपनी जमानत खो देगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार सवाल है। बहुत ही शानदार सवाल है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन सी 552 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए। अधिकतम संख्या पूछी गई है तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 552।
लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, अगर वर्तमान समय की बात करी जाए तो 545 सीटों पर चुनाव होता है। 545 सीटों में 2 सीट राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है। 2 सीट को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, बच्ची 543 सीट। 543 में 530 राज्यों से और 13 सीट आपकी केंद्र शासित प्रदेशों से नियुक्त की जाती है। 13 सीट आपकी केंद्र शासित प्रदेशों से नियुक्त की जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को ये चीज एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए कि अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में कितनी होती है, 552। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी सीनेट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा, अगर बात करी जा रही है संसद की, तो उसका अपर हाउस कौन होता है? राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा हमारा उच्च सदन है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 भारतीय संविधान की 10वीं सूची संबंधित है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब सवाल है ये, कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन ए दलबदल कानून से, ऑप्शन बी संघ की भाषा से, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर से और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 10वीं अनुसूची की बात करी जा रही है। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, दल बदल कानून से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दल बदल कानून से संबंधित है। बढ़ते हैं दोस्तों क्लास के अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22। अगर पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करने होंगे? ऑप्शन ए 4 मंथ, ऑप्शन बी 12 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अगर पंचायत भंग हो जाती है तो उसे 6 महीने के भीतर निर्वाचन करना होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 6 महीने के अंदर निर्वाचन करना होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी का जवाब ऑप्शन सी रहेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार सवाल है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है? बहुत ही लाजवाब सवाल है और ये सवाल बहुत 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 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में और ऑप्शन सी 336 में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता है, संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 368। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। सवाल नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे। जिला न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा सवाल। बात करी जा रही है जिला न्यायालयों की। ऑप्शन ए आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अगर बात जिले की करी जा रही है और उसमें न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करी जा रही है, तो आपका ऑप्शन सी राज्यपाल एकदम सही जवाब रहेगा। राज्यपाल आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, सवाल नंबर 24 आपका पूरा हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। सवाल नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर बात करी जा रही है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही सवाल लिए गए थे।
आज की क्लास में इतने ही सवाल लिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके एंड जीएस की जो टॉपिक वाइज क्लास है वो बहुत जल्द एएस ऑनलाइन क्लासेस पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।